नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल जिसका नाम है एजुकेशन हब। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूं जो अपने आप में इतना महान है कि सदियों तक हमारी कई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही संघर्ष किया और सबसे बड़ी बात ये है, ये संघर्ष इन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए किया या दूसरों के लिए किया। तो इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। सबसे पहले इनको बहुत नाम से जाना जाता है। बहुत लोग इन्हें प्यार से बापू भी कहते हैं, बहुत लोग इनको महात्मा भी कहते हैं, बहुत लोग इन्हें अहिंसा के पुजारी भी कहते हैं। दोस्तों, गांधी जी के जीवन के बारे में कुछ बड़ी बातें जानने से पहले मैं चाहूँगा आप उनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जान लें। जैसे गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिताजी का नाम श्री करमचंद गांधी था। गांधी जी की माताजी का नाम श्रीमती पुतलीबाई गांधी था। गांधी जी की पत्नी जिनका नाम था श्रीमती कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के 4 पुत्र हुए, हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। दोस्तों, वैसे तो गांधी जी पेशे से वकील थे, किंतु उनकी उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी छवि भी इतिहास में दर्ज हो गई। इसके अलावा लोग उन्हें एक महान नैतिकवादी राजनीतिज्ञ के रूप में याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन के छोटे से अंतराल तक एक पत्रकार के तौर पर भी काम किया और ये सारे काम उन्होंने 1893 से 1948 के बीच में किए। इन्हीं सालों के बीच में वो एक राजनीतिक पार्टी के साथ भी जुड़े जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था और वो इस पार्टी से 1920 से लेके 1934 तक जुड़े रहे। इस बीच इन्होंने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम इनके जन्म और परिवार के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म, जैसा हमने अभी पहले पीछे भी पढ़ा था, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ रियासत पोरबंदर में हुआ। आपके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी करमचंद गांधी की चौथी पत्नी पुतलीबाई के सबसे छोटे संतान थे। करमचंद गांधी की पहली पत्नी से बेटी मूलीबेन हुई, दूसरी पत्नी से पानकुंवर बेन हुई, तीसरी पत्नी से कोई संतान नहीं हुई, चौथी पत्नी पुतलीबाई से 4 बच्चे हुए। सबसे बड़े लक्ष्मीदास, फिर रलियत बेन, फिर करसन दास और सबसे छोटे मोहनदास, जिन्हें भारतवासी प्यार से बापू कहते हैं। तो ये था उनके परिवार के बारे में डिटेल। चलिए अब हम आगे जानते हैं गांधी जी के बचपन और छोटी उम्र में विवाह के बारे में। गांधी जी को बचपन से ही घरेलू नाम मोनिया से संबोधित किया जाता था। भक्ति करने वाली माता की देखरेख में उस क्षेत्र की जैन परंपराओं से अवगत युवा मोहनदास के स्वभाव पर भारी प्रभाव पड़ा, जिसने आगे चलकर महात्मा गांधी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी प्रभावों में सम्मिलित थे दुर्बलों में उत्साह की भावना जागृत करना, शाकाहारी जीवन, आत्मशुद्धि के लिए उपवास तथा विभिन्न जातियों के लोगों के बीच सहिष्णुता फैलाना। महात्मा गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्थानीय स्कूलों में हुई। वो पोरबंदर के एक प्राथमिक स्कूल में, फिर उसके बाद राजकोट के में स्थित एल्बर्ट हाई स्कूल में पढ़े। 1893 में जब गांधी जी सिर्फ 13 वर्ष के थे तब उनकी शादी कस्तूरबा माखन जी से कर दी गई। शादी के बाद 1888 में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन चले गए। अब हम आगे चलते हैं, इनके लंदन के सफ़र के बारे में जानते हैं। गांधी जी लंदन में। गांधी जी एक बेहद ही गरीब परिवार से आते थे। एक बार घर के एक पारिवारिक मित्र श्री मावजी देव जोशी, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे, वो गांधी जी के घर आए और गांधी जी को वकालत करने का सुझाव दिया। गांधी जी ने इस पर विचार करना शुरू किया। आखिरकार अगस्त 1988 में गांधी जी ने पोरबंदर से मुंबई की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय तक मुंबई में ही अपने दोस्तों के साथ रहें और वहाँ अपने दोस्तों के साथ अपना ये विचार साझा किया। उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया कि लंदन में उन्हें शाकाहार त्यागना पड़ सकता है, परंतु गांधी जी को अपनी माता को बचपन में दिया हुआ वचन याद था, जिसमें उन्होंने कहा था वह कभी भी मांसाहार नहीं अपनाएंगे। इस चीज़ ने उनके निश्चय को और दृढ़ कर दिया। अंत में गांधी जी मुंबई से समुद्री मार्ग द्वारा होते हुए लंदन पहुंच गए।
यहाँ भी गांधी जी को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शाकाहार होने के कारण उनकी मकान मालकिन उन्हें कई बार मांसाहार अपनाने के लिए कहती थी, किंतु गांधी जी अपने विचारों पर अडिग रहते थे। इसी तरह गांधी जी एक शाकाहारी समाज का हिस्सा बन गए। जल्द ही वह इस समिति के सदस्य बन गए और यहाँ गांधी जी को कुछ ऐसे भी मित्र मिले जो वहाँ की एक थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। इन मित्रों ने गांधी जी को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद गांधी जी ने कई तरह की धार्मिक पुस्तकें पढ़ी। गांधी जी बुद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए थे। इसी तरह 3 साल बाद 1891 ईस्वी में गांधी जी भारत वापस आ गए। अब वह बैरिस्टर बन चुके थे। तो अब भारत लौटने के बाद इनका जो सफ़र था वो हम आगे देखते हैं दोस्तों। अफ्रीका में नौकरी। लंदन से लौटने के बाद गांधी जी राजकोट में वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने सन 1893 में एक भारतीय फर्म से नेटाल, साउथ अफ्रीका में, जो उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होता था, 1 वर्ष के करार पर वकालत का कारोबार स्वीकार कर लिया। सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक मुकदमा लड़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ होता भेदभाव देखकर गांधी जी अंदर से विचलित हो उठे। यही कारण रहा कि उन्होंने इस भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया। पीटर मारिट्सबर्ग की घटना। अब्दुल्ला जी के निमंत्रण पर गांधी जी अफ्रीका आए हुए थे। वह डरबन पहुंचे और 7 जून 1893 को प्रिटोरिया जाने के लिए एक ट्रेन पर चढ़े। गांधी जी के पास ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट था। दोस्तों, प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें कोच में अपमानित होना पड़ा। ट्रेन जब पीटर मारिट्सबर्ग पहुंचने वाली थी तो उन्हें 3rd क्लास वाले डिब्बे में जाने के लिए कहा गया, लेकिन गांधी जी ने इससे साफ इनकार कर दिया। फिर उन्हें ज़बरदस्ती पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया। गांधी जी के सामान को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ट्रेन के पायदान पर बैठकर उन्होंने अपना सफ़र पूरा किया। इस घटना से गांधी जी बहुत ही आहत हुए। बता दें, उस वक्त फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सिर्फ गोरे लोग ही सफ़र कर सकते थे। एक और घटना थी दोस्तों जिससे गांधी जी बहुत ही प्रभावित हुए। होटल प्रबंधन व जज से हुए आहत। अत्याचार और जुर्म का यह सिलसिला यही नहीं थमा दोस्तों। इस यात्रा के दौरान एक यूरोपियन यात्री द्वारा एक अन्य यात्री की पिटाई भी देखी उन्होंने। इस दृश्य को देखकर गांधी जी आहत हुए। उनकी इस यात्रा के दौरान गांधी जी अन्य कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। प्रिटोरिया के कई होटलों में उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। होटल प्रबंधन ने उनको वहां ठहरने से मना कर दिया। इसके अलावा जब गांधी जी अब्दुल्ला केस में जज के समक्ष पेश हुए तो उनकी पगड़ी पर सवाल उठाया गया। बहस के दौरान जज ने गांधी जी को पगड़ी उतारने का आदेश दिया। हालांकि गांधी जी ने जज के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। गांधी जी के साथ घटित इस घटना ने गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए मजबूर कर दिया। सत्याग्रह यानी अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्वक तरीके से लड़ना। कड़कड़ाती ठंड में बैरिस्टर गांधी जी पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन के वेटिंग रूम में पहुंचे थे। 1894 में गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। एक केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका आए हुए गांधी जी ने अपने यहाँ रहने की अवधि बढ़ा दी। उनका मुख्य मकसद यह था कि भारतीयों को वोट न देने वाले एक विधेयक में उनकी मदद कर सकें। हालांकि इस विधेयक को गांधी जी पारित करने से नहीं रोक सके, लेकिन साउथ अफ्रीका में भारतीयों की शिकायतों के प्रति वे जनता का ध्यान आकर्षित करने में पूरी तरह सफल हुए। 1894 में गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जब की। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने साउथ अफ्रीका में भारतीय समुदाय को एक सजातीय राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। महात्मा गांधी ने राजकोट में अलग दफ्तर खोला। यहाँ उन्हें अर्जियाँ लिखने का काम मिलने लगा। उनकी करीब 300 रुपये महीने की आमदनी होने लगी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बम्बई में कमीशन नहीं देने की जो उनकी आदत थी वह राजकोट में आकर नहीं रही। उन्हें समझाया गया कि बम्बई में सिर्फ दलाल को पैसे देने की बात थी, लेकिन वहाँ पैसे वकील को देने हैं। 1906 ईस्वी में गांधी जी ने विदेशी धरती पर शुरू किया सत्याग्रह। जी हाँ दोस्तों, 1906 में साउथ अफ्रीकी सरकार एक ऐसा कानून लाई थी जिसके आधार पर भारतीय मूल की आबादी को पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया था। उस साल 11 सितंबर को जोहान्सबर्ग में हुई एक बैठक में भारी विरोध प्रदर्शन प्रकट किया गया। इसमें गांधी जी ने अहिंसा विरोध की विचारधारा को पहली बार लोगों के सामने प्रस्तुत किया था।
दक्षिण अफ्रीकी सरकार के खिलाफ लंबा समय लगा। इस संघर्ष में लगभग 7 साल लगे। इस सत्याग्रह में गांधी जी सहित हजारों भारतीयों को हड़ताल करने, पंजीकरण से इनकार करने, पंजीकरण कार्ड जलाने या अहिंसक प्रदर्शन करने वाले अन्य रूपों में संलिप्त होने के कारण जेल भेज दिया गया। उन पर जमकर कोड़े बरसाए गए, किंतु भारतीयों ने हार ना मानी। गांधी जी को मिला केसरे हिंद का सम्मान। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी को केसरे हिंद का सम्मान मिला। इन्हें केसरे हिंद भी बुलाया जाता है। 1893 से लेकर 1914 तक महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे और नागरिक अधिकारों के लिए सत्याग्रह करते रहे। उनकी ख्याति विश्व में होने लगी। 1915 में वे भारत लौटे। उस समय के एक बड़े कांग्रेसी नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी के आमंत्रण पर गांधी जी भारत वापस लौटे। इसके बाद भारत की आज़ादी का जो आंदोलन उन्होंने चलाया, उसी ने हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। गांधी को 1915 में सरकार की ओर से केसरे हिंद का स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। भारत आगमन के बाद गांधी जी यहाँ देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने की दिशा में बढ़ने लगे। भारत के शुरुआती दिनों का सफ़र। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी की सलाह का पालन करते हुए पहले भारत के लोगों को जानने की कोशिश शुरू की। उन्होंने तय किया कि वो पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और वो भी भीड़ से भरे तीसरे दर्जे के रेल के डिब्बे से। तीसरे दर्जे के सफ़र में उनका लंबा कुर्ता काठियावाड़ी पगड़ी बाधक साबित हुई, इसलिए उन्होंने उसका त्याग कर दिया। गांधी जी के एक और जीवनीकार सुई फिशर लिखते हैं कि लोगों के छूने से उनके पैर और पिंडली इतनी खुरच जाती थी कि वहाँ पर गांधी के सहायकों को वैसलीन लगानी पड़ती थी। बाद में उनकी एक अंग्रेज़ महिला साथी मैडलिन स्लेट ने, जिन्हें गांधी मीराबेन कहा करते थे, ने कुछ पत्रकारों को बताया कि वो खुद गांधी के पैरों को हर रात शैम्पू से धोया करती थी। महात्मा जी की उपाधि मिलना। अपनी भारत यात्रा शुरू करने से पहले गांधी जी गोखले जी और तिलक जी से मिलने पुणे पहुँचे। उनके बाद वो राजकोट पहुँचे और फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिलने शांति निकेतन पहुँचे। वहीं उन्हें गोखले जी के निधन की सूचना मिली। वो वापस पुणे लौटे और शौक के तौर पर उन्होंने चप्पलें पहनना छोड़ दिया। यहाँ दोस्तों आपको बता दिया जाए कि गोखले जी को ही गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहा जाता था। गोखले के शोक समारोह में भाग लेकर वो वापस शांति निकेतन लौटे, जहाँ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा शब्द से संबोधित किया। वहाँ से वो बनारस गए। वहाँ पर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दक्षिणा देने से इनकार कर दिया। एक पंडे ने उनसे कहा, भगवान का ये अपमान तुझे सीधे नर्क में ले जाएगा। इसके बाद गांधी 3 बार बनारस गए, लेकिन उन्होंने कभी भी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए। पहला सत्याग्रह चंपारण में 1917 ईस्वी। गांधी जी दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग ले रहे थे। इसी आयोजन में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी राजनीति की दिशा बदल कर रख दी। इस सीधे साधे लेकिन ज़िद्दी शख्स ने उन्हें अपने इलाके के किसानों की पीड़ा बताई और अंग्रेज़ों द्वारा उनके शोषण की दास्तान बताई। उनसे इसे दूर करने का आग्रह भी किया। गांधी जी पहली मुलाकात में इस शख्स से प्रभावित नहीं हुए और यही वजह थी कि उन्होंने उसे टाल दिया। लेकिन इस कम पढ़े लिखे और ज़िद्दी किसान ने उनसे बार बार मिलकर उन्हें अपना आग्रह मानने के लिए मजबूर कर दिया। परिणाम यह हुआ, 4 महीने बाद चंपारण के ही किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करने से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। गांधी जी को इतनी जल्दी सफलता का भरोसा बिल्कुल न था। इस तरह गांधी जी का बिहार और चंपारण से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। उन्हें चंपारण लाने वाला इस शख्स का नाम राजकुमार शुक्ल था। इस शख्स के बारे में गांधी जी लिखते हैं, इस अपढ़ अनगढ़ लेकिन निश्चयी किसान ने मुझे निश्चय ही जीत दिला दी। खेड़ा आंदोलन 1918। चंपारण के बाद गांधी जी ने खेड़ा के किसानों को एकत्रित किया, सरकारी कार्रवाइयों के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए उकसाया। दरअसल खेड़ा गुजरात का एक क्षेत्र था जहाँ पर भयंकर सूखा हुआ था, तो वहाँ के जो किसान हैं वो वहाँ के ज़मींदारों को अपना ब्याज या लगान नहीं चुका सकते थे क्योंकि फसल कम थी। किंतु अंग्रेज़ी प्रशासन ने उनसे लगान की मांग रखी
उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया। किसानों ने भी गांधी जी का भरपूर साथ दिया। किसानों ने अंग्रेज़ों के लिए सरकार को लगान देना बंद कर दिया। जो किसान लगान देने लायक थे उन्होंने भी लगान देना बंद कर दिया। सरकार ने सख्ती से पेश आने और कुर्की की धमकियां दी, पर उससे भी किसान नहीं डरे। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। अनेक किसानों को तो जेल में डाल दिया गया। जून 1918 तक खेड़ा का यह किसान आंदोलन एक व्यापक रूप ले चुका था। किसान के इस गुस्से और निडर भाव को देखते हुए सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा। अंत में सरकार ने किसानों को लगान में छूट देने का वादा किया। पते की बात यह है कि इसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के संपर्क में आए और कालांतर में पटेल गांधी जी के पक्के अनुयायी बन गए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन आरंभ किया। इस आंदोलन का मुख्य कारण मिल मालिकों द्वारा दिए जाने वाले बोनस को समाप्त करना था। बाद में मिल मालिक 20% बोनस देने की सहमति पर मान गए, परंतु उस समय महंगाई को देखते हुए 35% बोनस की मांग की गई, जिसे ट्रिब्यूनल के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इससे गांधी जी की लोकप्रियता में बहुत ही इजाफा हुआ। खिलाफत आंदोलन 1920। ये बहुत ही अहम आंदोलन है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन था। इसका मुख्य कारण तुर्की के खलीफा का प्रभुत्व अंग्रेज़ों के द्वारा कम करना था। इससे सारे विश्व के मुसलमानों में अंग्रेज़ों के प्रति रोष आ गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कर रही थी। गांधी जी इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ता थे। इन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा दिए सम्मान और मेडल को वापस कर दिया, जिससे गांधी जी भारत के हर समुदाय के प्रमुख नेता बन गए। असहयोग आंदोलन 1920। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज़ भारतीयों के सहयोग से ही भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर पाए हैं। यदि हर भारतीय के द्वारा अंग्रेज़ों का असहयोग किया जाए तो वह देश छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। गांधी जी ने 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन का संचालन किया, जिससे यह भारत के एक प्रमुख नेता बन गए। चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड को असहयोग आंदोलन पर एक बहुत बड़ी चोट माना जाता है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बहुत बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। एक पुलिस स्टेशन में आग भी लगा दी, जिससे उनके सभी कब्जेदारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। महात्मा गांधी इस हिंसा के घोर विरोध में थे। उन्होंने इस घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी अहमदाबाद से 241 मील दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा आरंभ की। वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया। अब देश के कोने कोने में ऐसी घटनाएं आम हो गईं। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यह आंदोलन कई मायनों में सफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत पर ब्रिटिश उपनिवेश था, इसलिए आधिकारिक रूप से भारत ने भी नाज़ी जर्मनी के विरुद्ध 1935 में युद्ध की घोषणा कर दी। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि भारत को पहले स्वतंत्र किया जाए, फिर कांग्रेस ब्रिटेन की सहायता करेगी। ब्रिटेन ने कांग्रेस की मांग अस्वीकार कर दी। फिर भी गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस अघोषित रूप से ब्रिटेन के पक्ष में और जर्मनी आदि धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध काम करती रही। भारतीयों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। गांधी जी का मानना था, यदि भारत और उनकी मदद करेगा तो अंग्रेज़ भी भारत को आज़ाद करने पर अमल करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दोस्तों,
भारत छोड़ो आंदोलन का योगदान देश को आज़ादी दिलवाने में बहुत बड़ा रहा है। भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से शुरू किया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, जिससे भारत की जनता अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ही आक्रोशित हो उठी, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को आज़ाद करने का फैसला किया। इस प्रकार अंत में भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी प्राप्त हुई। महात्मा गांधी जी की हत्या। दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर कर दी गई। वे रोज़ शाम को प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम को जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे जी ने सामने से उन पर बैरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। उस समय गांधी जी अपने अनुचरों से घिरे हुए थे। इस प्रकार भारतवर्ष में गांधी युग का समापन हुआ। दोस्तों, गांधी जी की समाधि को दिल्ली में स्थित राजघाट में स्थापित किया गया। गांधी जी के जीवन का सार। दोस्तों, महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा वह है जो बालक के शरीर, मन और आत्मा का विकास करे। गांधी जी मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति को मानते थे। यहाँ मुक्ति का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक मुक्ति से है। ये सारी मुक्तियाँ अंग्रेज़ों के समय देश खो चुका था। इसी मुक्ति के लिए गांधी जी ने आजीवन संघर्ष किया। इस प्रकार दोस्तों, गांधी जी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में से एक थे। इनकी शिक्षाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपनी ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, और यदि आपको पसंद नहीं आई तो कमेंट करके बताएं आपको इसमें क्या कमियां लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।